हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसकी हेडिंग है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का मेन टारगेट ये है कि कम से कम टाइम में 100% एनसीईआरटी को कवर करते हुए मैक्सिमम आउटपुट आपको देना। चैप्टर को स्टार्ट किया गया है एक क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लिविंग जो है और नॉन लिविंग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल प्रेजेंट होती है। मतलब लिविंग या लाइफ अगर हम किसी को बोलेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म में सेल का प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो लिविंग नहीं होगा। और यही बात चैप्टर की हेडिंग में दे रखी है। सेल जो है वो लाइफ की क्या है, यूनिट है। अब ये जो सेल है ऑर्गेनिज्म में एक भी प्रेजेंट हो सकती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल देंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जब बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट होगी तो सारी की सारी एक्टिविटीज इसी सेल में होंगी। इसी सेल में रेस्पिरेशन होगा, इसी सेल में रिप्रोडक्शन होगा, यही सेल जो है फूड का डाइजेशन करेगी। और अगर बॉडी में एक से ज्यादा सेल है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोल देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जब एक से ज्यादा सेल है तो सेल जो है वो काम कर सकती हैं, या फिर सेल में कोऑर्डिनेशन होकर के टिश्यू बन सकता है, टिश्यू में कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन बन सकता है, और ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन सिस्टम बन सकता है। अब तक हमने ये बात कर ली। अब हम ये बात कर रहे हैं कि सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सेल क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की। तो एनसीईआरटी में तो सीधा का सीधा एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक से कहानी शुरुआत की गई है। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताती हूँ। 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक, ये प्लांट की स्टडी कर रहे थे और प्लांट में भी प्लांट की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसकी स्टडी कर रहे थे। उनको ऐसी स्ट्रक्चर दिखी। ये जो स्ट्रक्चर है उनको रॉबर्ट हुक ने सेल्यूला नाम दिया। सेल्यूला नाम जो है इसी से बाद में जो है वो सेल नाम डेवलप हुआ। रॉबर्ट हुक ने जिन सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल थी। अब प्लांट की सेल है और डेड सेल है तो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी, सेल वॉल होगी। मतलब इस सेल के अंदर का जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो कुछ भी नहीं था, बस बाहर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। जब पता चला बाद में कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की है वो डेड सेल थी, तो फिर डिस्कवरी और हुई और फिर बाद में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आए और उन्होंने जो है वो सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा। अब देखो, सेल को जब देख लिया तो सेल के इंटरनल लेवल पर भी स्टडी जो है वो करना जरूरी है। तो जब धीरे धीरे अच्छे लेवल के माइक्रोस्कोप डेवलप हुए तब जाकर के सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से जाकर के स्टडी की जा सकी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये पता कर लिया अब तक कि सेल प्रेजेंट होना जरूरी है लिविंग में। हमने ये पता कर लिया कि सेल की डिस्कवरी किसने की। अब हमें ये बात कैसे पता चली कि सेल जो है उससे और सेल के प्रोडक्ट मतलब टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से ही लिविंग की बॉडी बनी है। तो इसको मिलाकर के बोलते हैं सेल थ्योरी। और ये जो सेल थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्लीडेन ने और एक साइंटिस्ट का नाम है स्वान। दोनों ही साइंटिस्ट जो है वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। पहले ओल्ड एनसीईआरटी में जो स्वान नाम के साइंटिस्ट थे उनको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिख रखा था, तो अब जो है वो नए अपडेट में इसको जर्मन कर दिया गया और जर्मनी से ही बिलोंग करते थे। तो ये आप अपनी एनसीईआरटी, अगर आपके पास में ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। सेल थ्योरी जो है वो दो साइंटिस्ट ने दी, इसके बारे में मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। स्लीडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। स्लीडेन जो है वो बॉटनिस्ट थे, प्लांट की स्टडी कर रहे थे। स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे। दोनों ही जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ईयर आपको ध्यान में रखना है। स्लीडेन ने बताया कि प्लांट की बॉडी जो है वो किससे मिलकर के बनी है, सेल से मिलकर के बनी है और सेल के प्रोडक्ट मतलब टिश्यू, ऑर्गन, इनसे मिलकर के बनी है। स्वान ने बताया प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है वो सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर के बनी है। ये बात किसने बताई, स्वान ने बताई। स्वान ने इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात और बोली। उन्होंने ये बोला कि जो प्लांट की सेल होती है उसमें सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेल थ्योरी दी गई स्लीडेन और स्वान ने, इन्होंने कुछ कंप्लीट बात नहीं बताई। इन्होंने ये तो बता दिया कि लिविंग की बॉडी सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बनी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि नई सेल का ओरिजिन कैसा होगा। तो इस बात को कंप्लीट किया 1855 में एक साइंटिस्ट हुए रूडोल्फ वर्चो। इन्होंने ये बताया कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। मतलब इस सेल का फॉर्मेशन जो है वो पहले जो सेल प्रेजेंट हुई है ना उसमें डिवीजन के थ्रू हो पाएगा। और इसको उन्होंने समझा, एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस का मतलब होता है न्यू, सेल्यूला का मतलब सेल, ई का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग और सेल्यूला मतलब सेल। तो जो रूडोल्फ वर्चो है उन्होंने फिर सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी। उन्होंने दो स्टेटमेंट बताए।
पहला स्टेटमेंट तो वो जो स्लीडेन और स्वान ने दिया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती है। और दूसरी बात उन्होंने ये इंक्लूड कर दी जो उन्होंने खुद ने बताया कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उसका फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से सेल थ्योरी में 2 स्टेटमेंट आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब एनसीईआरटी में जो है इसके बाद में कंप्लीट करके सेल की ओवरव्यू दिया गया है कि सेल क्या होती है। मैं आपको यहाँ पर बच्चों समझाती हूँ। देखो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ये हैं। एक तो ऑनियन पील का, ऑनियन क्या है, प्लांट है। और एक ह्यूमन चीक सेल, हमारे ह्यूमन मतलब हम क्या है, एनिमल है। यहाँ पर समझाया गया है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाऊंगी। प्लांट जो होते हैं उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेवल पर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल बनी होगी इसमें सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पैक्टिन की, लिग्निन की। ओके। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल में अगर हम बात करें तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल 2 टाइप की हो सकती हैं, सेल प्रोकैरियोट्स हो सकती हैं और सेल जो है वो यूकैरियोटिक हो सकती है। क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक वाली जो सारी बात है वो मैं यहाँ पर आपको कंक्लूड कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम नाम से समझेंगे। ईयू वर्ड आपको बायो में कहीं भी दिखाई दे तो इससे आप ये समझ जाना बच्चे, इसका मतलब होता है ट्रू। और कैरियो वर्ड जो है वो कैरियोन से आया है, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस मिलता है। क्या होता है ट्रू न्यूक्लियस? यूकैरियोटिक की जो सेल होगी उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर सेल वॉल भी हो सकती है और सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, क्योंकि यूकैरियोट्स में प्लांट भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। प्लांट और फंजाई जो है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो अगर सेल किसकी है, फंजाई की है, तो सेल वॉल होगी, लेकिन सेल वॉल किसकी बनी होगी, काइटिन की। अगर सेल प्लांट की है तो सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होगी, लेकिन अगर सेल एनिमल की है तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये जो स्ट्रक्चर होती है, मैं एक आपको बेसिक समझाती हूँ कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या होता है। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, हमें पता है हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो कवरिंग है, जब जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक कवरिंग हो जाएगी तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे न्यूक्लियस। ऐसी कहानी प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलती। प्रोकैरियोट्स में जो सेल होती है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंगल सेल के, एक ही सेल के बने होते हैं, लेकिन इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना उसके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती। अब ये मत बोल देना मैम ये कवरिंग, अरे ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट थी ये वाली, जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला है, ऐसा प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। इसलिए इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सीधा साइटोप्लाज्म में होगा, और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है तो साइटोप्लाज्म में, लेकिन उसके चारों तरफ कवरिंग है। ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने बोला प्लूरोन्यूमोनिया, न्यूमोनिया आप बोलोगे मैम एन तो है ही नहीं, अरे न्यूमोनिया की जो स्पेलिंग है ना वो ये होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उसमें सबसे छोटा कौन है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज कितना होता है? तो यहाँ पर एनसीईआरटी में 2 फैक्ट दे रखे हैं। एक फैक्ट दे रखा है कि इसका जो साइज है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, और एक जगह दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि माइकोप्लाज्मा जो है वो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं, जो शेप जो है वो इनमें प्रोकैरियोट्स में अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी बेसिक स्ट्रक्चर है ना, कैसी उनमें सेल वॉल होगी, कैसी उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, कैसे उनमें जेनेटिक मटेरियल होगा, क्या क्या ऑर्गेनेल्स होंगी। वैसे तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ये सिमिलर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स की सब में सिमिलर होती है। तो मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखो जो भी प्रोकैरियोट्स होंगे
उसमें सबसे बाहर की लेयर जो है वो एक स्लाइमी लेयर होगी। स्लाइमी मतलब चिपचिपी। ये इसके अलावा कैप्सूल फॉर्मेट में भी हो सकती है, मतलब टफ स्ट्रक्चर भी होती है। इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होगी। इसके अंदर जो है वो प्रोकैरियोट में सेल वॉल होगी, और ये जो सेल वॉल है ये बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकन, मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होगी, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट में। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब पॉलीसेकेराइड प्लस में अमीनो एसिड। और फिर इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों स्ट्रक्चर मिल करके प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको बोलते हैं सेल एनवलप। इसका मेन टारगेट ये है कि जो भी प्रोकैरियोट है उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके। बता दिया मैंने तीनों, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि चाहे प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो और चाहे यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मतलब जो अभी हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलते। लेकिन जब ऑर्गेनेल्स नहीं है लेकिन एक्टिविटीज तो प्रोकैरियोट्स में भी होती है, तो प्रोकैरियोट्स में कुछ यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ही अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ मॉडिफाइड होकर के ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीसोसोम। यूकैरियोट की बॉडी में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो काम प्रोकैरियोट की बॉडी में कौन करता है? मीसोसोम करता है। अब ये मीसोसोम जरूरी नहीं है ऐसी स्ट्रक्चर में हो, ये ऐसे इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर मगर मैं एक फॉर्मेट और बनाऊं तो इस तरीके से ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो सकता है। ये जो मीसोसोम है क्या क्या काम करेगा? जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोट्स में वो काम करेगा। दूसरा, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एक काम क्या करेगा? जो जेनेटिक मटेरियल है उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बनाने में हेल्प करता है। तो मतलब मीसोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम कर रहा है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? ये एनालोगस है, मतलब दोनों के फंक्शन क्या हो गए? सिमिलर हो गए। हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की। प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल, अभी मैंने आपको समझाया कि उसके चारों तरफ कवरिंग नहीं होगी, जेनेटिक मटेरियल जो है वो सीधा का सीधा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और इस जेनेटिक मटेरियल को बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको अगर हम क्रोमोसोम में कन्वर्ट करें तो इससे एक क्रोमोसोम जो है वो बन सकता है। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का होता है, और जो यूकैरियोट में राइबोसोम होगा वो 80S टाइप का होगा। इस 70S टाइप को अगर हम यूनिट में ब्रेक करें तो इसके दो पार्ट होंगे, एक यूनिट होगी इसकी 50S और एक यूनिट होगी 30S। जो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है उसका साइज होता है 15x20 नैनोमीटर, ये आपको ध्यान में रखता है। कुछ प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है जिन जिन बैक्टीरिया में, जिन जिन प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा उनको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर देगा। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक जो है वो अपना असर नहीं दिखा सकती, क्योंकि उनमें ऐसा जो है प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और वो प्लाज्मिड जो है उस बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे रहा है। समझा दिया मैंने सारी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये होती है पिलई, और ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये होती है फिम्बरी। इन दोनों का काम जो है वो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको मोटिलिटी देने का, उनको मूवमेंट में हेल्प करवाने में नहीं होता है। इन दोनों का काम होता है कि जब भी प्रोकैरियोट्स को कहीं पर अटैच होना है तो उस अटैच होने में ये दोनों स्ट्रक्चर हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रही है फ्लैजिला। जो प्रोकैरियोट का फ्लैजिला होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये बेसल बॉडी, एक पार्ट ये जो बीच में हुक, और एक पार्ट जो है वो फिलामेंट। और प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें एक तो हमने देख लिया कि 70S टाइप के राइबोसोम होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कुछ गैस वैक्यूल होती है जिसमें गैस भरी हुई रहेगी, जो प्रोकैरियोट्स को बायंसी देगी, फ्लोट करने की जो है वो पावर देगी। इसी साइटोप्लाज्म में कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती है जैसे कि वोल्यूटिन। इस बैक्टीरिया में जब कुछ चीज़ों को स्टोर करना होता है तो ये जो बॉडीज हैं ये हेल्प करती हैं। वोल्यूटिन जो है वो फॉस्फेट को स्टोर करने में हेल्प करती है। साइनोफाइसिन बॉडीज जो होती हैं वो प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, और एक होती हैं ग्लाइकोजन बॉडीज। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें
mRNA जो है उसके ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर बहुत सारी देखने को मिलती है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये ही है 70s टाइप के राइबोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। ये सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने सारी बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ लिया है। अब एनसीईआरटी में आपको सेल के शेप और साइज के बारे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं। एक बात मैं आपको और समझा देती हूँ, ये जो साइटोप्लाज्म होता है चाहे प्रोकैरियोट में हो चाहे यूकैरियोट में हो, ये सेमी फ्लूइड होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फ्लूइड, बिल्कुल वोटरी नहीं होता है, बिल्कुल मिक्स वाला होता है। एक बात मैं आपको और समझा देती हूँ, ये जो साइटोप्लाज्म होता है चाहे प्रोकैरियोट में हो चाहे यूकैरियोट में हो, ये सेमी फ्लूइड होता है। अब यहाँ पर जो सेल का साइज और शेप दे रखा है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखो सेल का जो साइज है वो वेरी करता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ह्यूमन की सेल, किसी और एनिमल की सेल, किसी प्लांट की सेल सब जो है वो एक जैसी होंगी, नहीं होती है, सब अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट दे रखे हैं, जैसे अभी मैंने माइकोप्लाज्मा का आपको बताया। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, लेकिन यहीं पर दे रखा है 0.1 जो है वो माइक्रोमीटर। डायग्राम में दे रखा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा जो है उसी को पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, और इसका जो साइज दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है उसके भी दो फैक्ट दे रखे हैं। बैक्टीरिया का एक फैक्ट दे रखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर, और एक दे रखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो 1 से 5 माइक्रोमीटर जो है वो बैक्टीरिया की लेंथ हो सकती है। अगर सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ओस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। इसके अलावा ह्यूमन आरबीसी जो है, ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल होती है उसका 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। नर्व सेल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। अगर हम शेप की बात करें तो सेल जो है वो शेप में भी वेरी करती है। सेल का शेप जो है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो वो परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर कुछ बता रखा है कि सेल जो है वो डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कोलिमिनार हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, और इवन इरेगुलर भी हो सकती है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ सेल्स के बारे में बता रहा है कि जैसे जो आरबीसी होती है वो राउंड और बाइकोनकेव होती है, डब्ल्यूबीसी जो है वो अमीबॉइड होती है, कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल जो है वो लॉन्ग एंड नैरो होती है, नर्व सेल जो है वो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती है। ब्रांच क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करना इनका काम है। ट्रैकिड जो है वो इलोंगेटेड होती है। ट्रैकिड क्या है? जाइलम और फ्लोएम है क्या? पहली बात तो प्लांट में पतली पतली ट्यूब फैली हुई है। प्लांट में अगर वाटर को सप्लाई करना है तो हेल्प करता है जाइलम, और प्लांट में अगर फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है तो कौन हेल्प करता है? फ्लोएम। जाइलम जो है वो 4 टाइप की सेल से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक वेसल होती है, एक ट्रैकिड होती है, एक जाइलम पेरेन्काइमा होती है, और एक जाइलम फाइबर होती है। तो ये जो वेसल होती है ना, ये सबसे लेटेस्ट है। ट्रैकिड जो होती है उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। मीजोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगी? प्लांट की जो लीफ होती है उसमें जो प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। इनका शेप होता है राउंड एंड ओवल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर आपको कुछ अदर फैक्ट्स बताऊं, बैक्टीरिया की 4 शेप हो सकती है। बैक्टीरिया बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या ध्यान में रखना है कि बेसिलस जो होते हैं वो रोड लाइक होते हैं, मतलब रोड जैसी स्ट्रक्चर होती है उनकी, और कोकस जो है वो स्पेरिकल होते हैं, विब्रियो कोमा शेप्ड होते हैं, और स्पाइरलम जो है वो स्पाइरल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डायग्राम में कुछ फैक्ट दे रखे हैं, जैसे कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पर साइज दे रखा है कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। साथ ही साथ में अदर फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। वायरसेज जो होते हैं वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल के साथ में। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आएंगे। देखो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट रखा है, और जो 5 किंगडम है उनके नेम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा किंगडम में इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको शामिल किया गया है, और बचे हुए 4 किंगडम में जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें जो सेल होती है, और सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके चारों तरफ अगर कवरिंग है तो उसको बोलेंगे यूकैरियोट्स। और साथ ही साथ में इस सेल में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये उठती है कि यूकैरियोट्स जो है जिनमें हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल की, तो वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं?
यूकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनेल को अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल एक तरीके से आपको समझाऊं तो 3 टाइप के सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं। कुछ ऑर्गेनेल जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब उन ऑर्गेनेल में 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। कुछ मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कुछ ऑर्गेनेल जो है वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही ध्यान होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन है, कौन सा ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लेस है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। देखो वैसे तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन वो सेल का कंट्रोलर होता है तो उसको हम सेपरेटली अलग से पढ़ते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये चारों के चारों ऑर्गेनेल्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन चारों के जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में माइक्रोबॉडीज भी आती हैं, जिसमें 3 टाइप की माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती हैं सेल में, पेरोक्सिसोम, स्पिरोसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। अगर हम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल की बात करें तो इसमें 2 ऑर्गेनेल आएंगे, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये बात बोली जाती है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, क्योंकि राइबोसोम जो प्रेजेंट है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होता है। और प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम मिलेगा वो 70S टाइप का मिलेगा। उसका साइज क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अब इनको एक एक ऑर्गेनेल को हम स्टडी कर लेते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो यहाँ पर एनसीईआरटी में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दे रखा है, जिसको आप देख करके बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हो। जैसे कि प्लांट सेल होती है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको हम बोलेंगे सेल वॉल। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ऐसा एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर एनिमल सेल को देखोगे तो आपको ये विलई लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। ऐसी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दोनों ही सेल में कुछ ऑर्गेनेल दे रखे हैं और ऑर्गेनेल के अलावा प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है जिसको बोलते हैं वैक्यूल, और इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक जाऊं तो इसको बोलते हैं सेप वैक्यूल। ये स्पेसिफिक प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है ना इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और हर पॉइंट जो है वो धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहले हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपके नाम में, अगर आपके सामने कोई यूकैरियोटिक नाम ले तो आप उसमें जो है वो सबसे बाहर से जब उसको देखना शुरू करोगे तो सबसे बाहर आपको दिखेगी सेल वॉल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लो ये एक प्लांट की सेल है और ये प्लांट की सेल, ये सबसे बाहर हो गई सेल वॉल और उसके अंदर ये उसमें हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी सेल ने डिवाइड करना शुरू किया तो इसने अपना जो भी मटेरियल है उसको डबल किया, डबल करने के बाद में जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको सेपरेट डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर जो इन जेनेटिक मटेरियल के साथ में जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बचे वो यहाँ पर सेंटर में आकर के अटैच हो जाते हैं और इन पार्टिकल्स को बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जब सेंटर में आकर के अटैच हुए तो इसके ऊपर गोल्जी बॉडी आकर के अटैच हो जाती है और गोल्जी बॉडी जो है वो पैक्टिन का सिक्रीशन करती है और जब पैक्टिन का सिक्रीशन होता है तो इस जगह पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और सेल प्लेट जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ बनती हुई जाती है। ये जो सेल प्लेट है ये प्योर पैक्टिन की बनी होती है। फिर इसी सेल प्लेट पर मिडिल लेमेला का फॉर्मेशन होता है जिसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो कैल्शियम पैक्टेट बनाता है और कुछ पार्ट जो है वो मैग्नीशियम पैक्टेट भी बनाता है। अब यहाँ पर मिडिल लेमेला तक की कहानी हो गई। ये मिडिल लेमेला जो है वो फ्रूट्स में जब डिसॉल्व हो जाता है तभी फ्रूट्स जो है वो राइप होते हैं, मतलब पकते हैं। इसके बाद में इसी मिडिल लेमेला के ऊपर जो है वो प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन होता है और फिर इसके ऊपर जो है वो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से एक सेल से दूसरे सेल में डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो जहां जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होगी उसके थ्रू जो है वो कुछ ट्यूब्यूल्स, ईआर की ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आर पार एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगी जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा और उन ट्यूब्यूल्स को बोलेंगे डेस्मोट्यूब्यूल्स, जिससे क्या होगा एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्शन हो पाएगा।
और इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है यूकैरियोटिक सेल में। ये सारे के सारी चीजें स्टेप होती हैं यूकैरियोटिक सेल में, आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल वॉल के अंदर हम जैसे ही जाएंगे वैसे ही हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर मैं बात करूं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीजें मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है मेनली। एक तो इसमें लिपिड का कंटेंट होगा और एक इसमें प्रोटीन का कंटेंट होगा। लिपिड जो है और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो सेल टू सेल वेरी करता है। तो एक एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल देकर के समझा रखा है कि अगर हम आरबीसी की मेम्ब्रेन को देखें तो आरबीसी पर 40% तो क्या प्रेजेंट होगा, लिपिड प्रेजेंट होगा, और 52% जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा बचा हुआ पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की लेयर पे प्रेजेंट होता है और उसको वो मिलकर के स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिस। यहीं पर मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत साइंटिस्ट ने इसको लेकर के बार बार जो है अलग अलग थ्योरी दी, लेकिन सबसे वैलिड थ्योरी जो है वो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट हुए थे, और इस थ्योरी को बोलते हैं, इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है इसमें लिपिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, और लिपिड की जो है वो बाई लेयर होती है। इस तरीके से लिपिड की दो लेयर होंगी, ये अपर लेयर ये लोअर लेयर, और इन लेयर में बीच बीच में प्रोटीन जो है वो फंसा होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये बाहर के प्रोटीन है। ये दोनों साइड होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के साइड भी। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है सुगर, जिसकी बात मैंने अभी बताई थी, कार्बोहाइड्रेट। और ये सुगर जो है वो मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बनाएंगे। ठीक है। लिपिड में अगर मैं बात करूं तो ये जो पार्ट है ना, ये जो राउंड पार्ट है ये लिपिड का हेड है, और हेड जो है उसको वाटर से प्यार होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और ये जो टेल पार्ट है, टेल, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको वाटर से डर लगता है एक तरीके से। तो वाटर से देखो, ये सेल का अंदर वाला पार्ट, तो यहाँ भी वोटरी पार्ट प्रेजेंट होगा, और इस सेल के बाहर वाला पार्ट यहाँ भी वोटरी पार्ट प्रेजेंट होगा। तो ये लिपिड इस तरीके से अरेंज है कि वाटर के कांटेक्ट में सिर्फ हेड आए जो लव करता है, जो एक तरीके जो लाइक करता है वाटर को, और जो टेल वाला पार्ट है वो कहाँ है, अंदर की साइड आए ताकि दिक्कत ही ना हो। जो एनिमल सेल होती हैं उनमें क्या होता है कि ये जो टेल वाला पार्ट होता है उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है एनिमल सेल को। क्यों देगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ऐसी स्ट्रक्चर, सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर एनिमल सेल में नहीं होती है, तो वहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, कहाँ पर, लिपिड के टेल वाले पार्ट में। तो ये सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर से अंदर आएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर से बाहर जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल लिपिड में डिसोल्व हो सकता है तो डायरेक्ट लिपिड में डिसोल्व होकर के अंदर बाहर जो है वो आ जा सकता है, लेकिन अगर वो लिपिड में डिसोल्व होने वाला सब्सटेंस नहीं है तो उसको लाने ले जाने के लिए एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल का अमाउंट यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, और उसको यहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ आना है, तो ऐसे प्रोसीजर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हमारी बॉडी में O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो इसमें एटीपी नहीं चाहिए, इस प्रोसीजर को बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। और अगर वाटर इसी तरीके से जाए हायर से लोअर की तरफ तो उसको बोल देते हैं ऑस्मोसिस। और अगर मान लो यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा है और यहाँ पर कंटेंट कम है, लेकिन मॉलिक्यूल को कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, तो ऐसे प्रोसीजर में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसको बोल देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख ली। अब हम एक एक करके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सेल वॉल की बात जो मैंने आपको समझाया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो अभी मैंने सेल ऑर्गेनेल जब समझाए थे तब मैंने बताया था कि ईआर, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल और साथ ही साथ में लाइसोसोम, ये मिलकर के चारों मिलकर के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि इनके फंक्शन जो है, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे ईआर से।
अगर मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये एक सेल का कुछ पार्ट यहाँ पर शो कर रखा है। ये सेल में न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, और न्यूक्लियस वाले पार्ट में ही अरेंज होता हुआ, उसी से अटैच होता हुआ प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है। अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट ना हो तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका काम होता है प्रोटीन बनाना, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम लिपिड बनाना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या क्या बन गया? रफ से तो बन गया प्रोटीन, और जो स्मूथ है उससे बन गया लिपिड। अब ये जो भी प्रोडक्ट बना ये पहुंचता है किसके पास में? गोल्जी एपरेटस के पास में। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, और ये सारी की सारी सिस्टर्नी जो है इस पूरे कंप्लीट को बोल देंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक गोल्जी एपरेटस का जो है वो पार्ट होता है सिस पार्ट, जिसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और एक गोल्जी एपरेटस का जो है वो होता है ट्रांसफेस। तो अगर मैं बात करूं जिस पार्ट से ये कंटेंट जो है वो गोल्जी एपरेटस में एंटर करेगा उसको तो बोलते हैं सिस पार्ट, और जहां से एग्जिट करेगा उसको बोलते हैं ट्रांसफेस। क्या बोला मैंने? कि ईआर से जो कंटेंट बना वो कहां पर पहुंचेगा? इसके बाद में गोल्जी बॉडी के पास में। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? जो लिपिड और प्रोटीन बन के आया है उसकी पैकेजिंग करेगा, उसको पैकेज करके इस तरीके से वेसिकल्स जो है उसकी बनाएगा, और जहां जहां सेल में और सेल के बाहर जरूरत है वहां वहां पर उसका ट्रांसपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ में ये जो प्रोटीन और लिपिड बन करके आए हैं, अगर मान लो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, तो ये भी काम कौन करेगा? ये भी गोल्जी बॉडी करेगा। गोल्जी बॉडी के क्या क्या काम हो गए? गोल्जी बॉडी एक तो पैकेजिंग करेगा, एक मॉडिफिकेशन करेगा जो भी कंटेंट आया है, और उसको जहां जहां पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, वहां वहां उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब बात आ जाती है लाइसोसोम की। देखो बच्चों, ये जो वेसिकल बने, इन वेसिकल में अगर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट हो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हो, वो एंजाइम्स जो वाटर के साथ मिलकर के, वाटर जब उनके साथ अटैच हो तो वो किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, मतलब प्रोटीन, ये जो भी स्ट्रक्चर है इन सबको तोड़ करके उनका डाइजेशन कर सकते हैं। तो ये वेसिकल्स जो होंगी वो होंगी लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम के जो एंजाइम हैं वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं अच्छे खासे। अब इन सारे प्रोसीजर में जो भी वेस्टेज बना वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पे? वैक्यूल में। वैसे तो एक बड़ी सी वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा एनिमल सेल जो है उसमें भी कुछ छोटी छोटी वैक्यूल्स देखने को मिल सकती है। प्रोकैरियोट में भी वैक्यूल देखने को मिलती है, जैसे कि प्रोकैरियोट में गैस वैक्यूल। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें छोटी छोटी गैस वैक्यूल, जिनमें गैस भरी होती है, जो उनको फ्लोटिंग देती है। ये जो गोल्जी अपैरेटस है ना, इसकी डिस्कवरी 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चारों ने मिलकर के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाया। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हर सेल में प्रेजेंट होगा, और डिपेंड करेगा इसके नंबर का कि वो सेल कितनी एक्टिव है। सेल जितनी ज्यादा एक्टिव उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल में एटीपी का फॉर्मेशन, एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है और सोसेज शेप का भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगी जिनको बोलते हैं क्रिस्टा, और ये अंदर का जो मटेरियल होगा उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें खुद के राइबोसोम होंगे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड कर सकता है फिजन के थ्रू, और अपने से एक से दो बना सकता है। क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? हर सेल में एटीपी का फॉर्मेशन करने का काम, एनर्जी का फॉर्मेशन करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म दे रखी है वो है प्लास्टिड। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है।
प्लास्टिड जो है इसमें भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये समझो प्लास्टिड तीन टाइप के हो सकते हैं। प्लास्टिड जो है वो क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं, प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट हो सकते हैं। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट को समझो। देखो, प्लास्टिड कलरफुल भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस हैं। तो अगर कलर नहीं है तो क्या काम करेंगे ल्यूकोप्लास्ट? ये फूड को स्टोर करने का काम करेगा। अगर ल्यूकोप्लास्ट किसको स्टोर करे? प्रोटीन को स्टोर करे, तो इसको हम बोल देंगे एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोल देंगे? एल्यूरोप्लास्ट। यहाँ पर टर्म दे रखी है, ये देखो, प्रोटीन को स्टोर करे तो एल्यूरोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट जो है वो किसको स्टोर करे? स्टार्च को स्टोर करे, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे, तो उसको बोल देंगे अमाइलोप्लास्ट। और अगर ये ऑयल को स्टोर करे, फैट को स्टोर करे ल्यूकोप्लास्ट, तो इसको बोल देंगे इलायोप्लास्ट। अब बचे दो टाइप के प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है वो इनको ग्रीन कलर देता है। लेकिन इसके अलावा, क्लोरोफिल के अलावा, इनमें कुछ और पिगमेंट भी होते हैं, जैसे कि इनमें जेंथोफिल हो सकता है, इनमें कैरेटिनोइड्स हो सकता है। क्या हो सकता है? कैरेटिनोइड्स हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल होता है और जेंथोफिल और कैरेटिनोइड होता है, लेकिन इसमें जेंथोफिल और कैरेटिनोइड जो है वो क्लोरोफिल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर के हो सकते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो मैक्सिमम कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये हमने प्लास्टिड की बात की। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। इसके अंदर का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इस बात को ध्यान में रखना है। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये होती है थाइलेकोइड। और जब ऐसे बहुत सारे थाइलेकोइड आपस में ऊपर एक दूसरे के जो हैं वो सीक्वेंस में अरेंज हो तो उसको बोल देते हैं ग्रेनम। ठीक है, ये ग्रेनम आपस में जिसके थ्रू अटैच होते हैं उसको बोल देते हैं स्ट्रोमा लेमिली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर्स जो है वो सेल में कितना हो सकता है? ये डिपेंड करता है सेल टू सेल। अगर प्लांट की लीफ में जो मीजोफिल सेल होती है वहां पर है तो वहां पर 20 से 40 तक एक सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडोमोनास, जिसमें एक सेल, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें एक सेल में एक ही जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अब ऐसा भी फिक्स नहीं है कि इन सब का शेप एक जैसा होगा, सबका शेप जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कहीं पर लेंथ शेप्ड होता है, कहीं पर ओवल शेप्ड, स्पेरिकल, डिस्कोइड, रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स, ऐसी जो है वो इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल की, और इसमें आता है राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट में एटीएस टाइप का मिलता है। इसकी अगर हम इसको दो यूनिट में डिवाइड करें तो एक यूनिट होगी 60s की और एक यूनिट होगी 40s की। इसकी डिस्कवरी राइबोसोम की जो है वो 1953 में जॉर्ज पैलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और ये जो एस वर्ड है ये डिनोट करता है स्वेडवर्ग यूनिट को। मतलब इसको, इसको और इसको, तीनों को अगर हम बहुत तेजी से घुमाएं और फिर हम देखें कि इनका सेडिमेंटेशन जो है वो कितना जल्दी होता है, तो ये डिपेंड करेगा कि इनका वेट कितना है, इनका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो लार्जर यूनिट जो है वो 60s की है और स्मॉलर यूनिट जो है वो 40s की है। लेकिन इन दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? 80s की। मतलब इनडायरेक्टली इनका मेजरमेंट है इनकी डेंसिटी का और इनके साइज का। जब दो को हमने पास मिलाया, चीजों को हम पास लेकर के आए, जब डेंसिटी बढ़ी तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी वजह से 60 और 40 मिलकर के 100 नहीं हो रहे, 60 और 40 मिलकर के क्या हो रहे हैं? 80 हो रहे हैं। अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें प्रेजेंट होंगी। एक अभी मैंने बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे प्रेजेंट होंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम है वो एटीएस टाइप की भी है, एटीएस टाइप के ही है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो राइबोसोम मिल रहे हैं वो 70s टाइप के हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, सेंट्रोसोम को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दे रखा, यहाँ पर पहले साइटोस्केलेटन दे रखा है। आप इस बात को ऐसे समझिए बच्चे कि
जो यूकेरियोट की जो सेल होती है उस सेल में बहुत सारे प्रोटीन के फाइबर होते हैं। अब ये जो प्रोटीन के फाइबर हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट फाइबर हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो, ऐसे मानना है, ये ऐसी राउंड स्ट्रक्चर नहीं है, लंबी लंबी जो है वो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। ऐसी स्ट्रक्चर अगर 9 जगह अरेंज हो जाए, तीन तीन के ट्यूब्यूल्स जो हैं वो 9 जगह अरेंज हो जाएं, ये कहानी, और फिर इस तरीके से उनमें क्या हो जाए, कनेक्शन हो जाए, ये बनाता है एक सेंट्रियोल। और जो सेंट्रोसोम होता है उसमें एक सेंट्रियोल तो ऐसे प्रेजेंट होगा और एक सेंट्रियोल ऐसे प्रेजेंट होगा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना वो इसकी है, एक सेंट्रियोल की, और फिर ये दूसरा जो है उसमें भी सेम ऐसी कहानी होगी, ऐसे मिलकर के एक सेंट्रोसोम बनता है। और ये जो सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल बना, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इसकी वजह से अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो लार्जर यूनिट जो है वो एक यूनिट है, स्मॉलर यूनिट एक यूनिट है, लेकिन ओवरऑल जब ये आपस में मिले तो इनकी ओवरऑल एक जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे है, जो सेंट्रियोल है वो आपस में मिले तो उनके चारों तरफ कोई भी जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होती। इसको मेम्ब्रेन मत मान लेना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है ऐसे होते हैं और ये मिलकर के क्या बना देंगे, सेंट्रोसोम बना देंगे। अब यहाँ पर तुम्हें डायग्राम के थ्रू समझा रखा है सीलिया और फ्लैजिला का। देखो, जो यूकैरियोटिक की जो सेल होती है ना, यूकैरियोट की जो सेल होती है उसमें जो फ्लैजिला मिलेगा उसमें दो पार्ट होंगे, एक तो उसकी बेसल बॉडी होगी और एक उसका फिलामेंट होगा, और इसके अलावा इस तरीके से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सीलिया। ये जो बेसल बॉडी वाला पार्ट होता है इसका फॉर्मेशन तो ऐसी स्ट्रक्चर करेगी, कौन स्ट्रक्चर करेगी, जो सेंट्रियोल होते हैं ना वो उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका, बेसल बॉडी का। और जो ये फिलामेंट वाला पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, दो दो माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो 9 जगह अरेंज होंगे और साथ ही साथ में दो बीच में माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होंगे। मतलब सीलिया और फ्लैजिला का जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है 9+2, 9 तो ये और ये 2, 9 तो ये और ये 2। अब फ्लैजिला जब मूव करेगा तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एटीपी टूटेगी, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करेगी एटीपी को तोड़ने के लिए। समझ में आया। इसी तरीके से सीलिया में कहानी होगी, बेसल बॉडी बना देगा सेंट्रियोल, और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ये कौन बना देगा, ये स्ट्रक्चर ऐसी होगी 9+2 अरेंजमेंट हो। सीलिया फ्लैजिला हो गया, ये सेंट्रोसोम सेंट्रियोल दे रखा है जिसका डायग्राम नहीं दे रखा, जो डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, वैसे थ्योरी आपको दे रखी है। अब आ जाते हैं हम सेल के मेन सेंट्रल पर, जो सेल का कंट्रोलर होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो 1831 में जो साइंटिस्ट ने की थी वो है रॉबर्ट ब्राउन। सेम लाइन दे रखी है इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, लेकिन वहां पर ईयर नहीं दे रखा है। देखो, न्यूक्लियस को अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, मान लो ये एक सेल है और इस सेल में न्यूक्लियस जो है वो ऐसे प्रेजेंट होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, इस तरीके से जो है वो दो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी ऐसे, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो कितना होगा, 10 से 50 नैनोमीटर। ये फैक्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, आपको ध्यान में रखना है। अभी जो बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इससे क्या होगा, यहाँ पर इस न्यूक्लियस वाले पार्ट में जो कुछ भी बनेगा वो बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में कुछ बन रहा है वो आएगा अंदर। अब इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब सेल आराम कर रही है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, तब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसी तरीके से इस फाइबर, ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। अगर सेल डिवाइड कर रही है तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होगा ना, ये ऐसी स्ट्रक्चर बना लेगा, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई दो सेल दे, एक में जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्मेट में हो और एक में जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्मेट में हो, तो आप इजीली बता सकते हो कि जब सेल रेस्ट करेगी तब तो क्रोमेटिन फाइबर रहेगा, और जब सेल डिवाइड करेगी तो यही क्रोमेटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया।
अब ये जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसको अगर मैं आपको बता, तो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन फाइबर जब क्रोमोसोम के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो वो ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का टीलोमियर पार्ट है, मतलब नॉन स्टिकी पार्ट है। ये सेंट्रल पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पे सेंटर में होगा, इस तरीके से समझो। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम की आर्म है, एक पी आर्म होगी और एक क्यू आर्म होगी। अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट हो, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोल देते हैं मेटासेंट्रिक। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोल देते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से दूर हो, एक साइड जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड हो जाए, तो इसमें एक आर्म छोटी हो जाएगी, एक आर्म बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे वाले को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और फिर एक जो है वो क्रोमोसोम होगा जिसमें बिल्कुल साइड में चला जाएगा, बिल्कुल जो है वो एक बिल्कुल छोटी आर्म हो जाएगी, एक बिल्कुल लॉन्ग आर्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और एक क्रोमोसोम होता है जिसमें इस तरीके की कहानी प्रेजेंट होगी, मतलब एक आर्म जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होगी, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। इस तरीके से 4 टाइप के क्रोमोसोम हो सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अगर मैं इसको शेप में कन्वर्ट करूं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें अगर मैं कन्वर्ट करूं, तो इनमें दोनों आर्म सेम है, मतलब ऐसी कंडीशन है, वी शेप्ड हो गया। इसमें जो है एक आर्म छोटी एक आर्म बड़ी, मतलब एल शेप्ड हो गया। इसमें एक आर्म जो है वो बिल्कुल छोटी, एक आर्म बिल्कुल बड़ी, तो ये जे शेप्ड हो गया। और इसमें एक आर्म है ही नहीं, तो ये आई शेप्ड हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो क्रोमोसोम जब बनेगा, तो इस क्रोमोसोम का जो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के दोनों तरफ जो है वो इस तरीके की प्रोटीन की प्लेट जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर, जो इस डायग्राम में दे रखा है। जब सेल डिवाइड होती है और स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तो वो इस काइनेटोकोर पर आकर के अटैच होते हैं। इसके लिए ये काइनेटोकोर प्रोटीन की शीट जो है वो प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। अभी तक हमने ये पढ़ा कि राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम। ये राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो जो सेल में जो न्यूक्लियस होता है, मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो कुछ जगह पर ऐसे डेंसली पैक्ड हो जाता है, जिसको बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस है ना, वो आरएनए बनाएगा। कैसे बनेगा आरएनए? पहले यहाँ पर डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बन जाएगा। ठीक है, तो जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए प्लस में प्रोटीन, उससे मिलकर के बने होते हैं। तो आरएनए तो न्यूक्लियोलस बना रहा है, और प्रोटीन यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बन रहा होगा। तो जो प्रोटीन यहाँ बन रहा होगा वो यहाँ पर, ये जो भी मैंने बताई थी न्यूक्लियर पोर, इनके थ्रू ये प्रोटीन जो है वो अंदर जाएगा और फिर मिलकर के राइबोसोम की दोनों यूनिट बनेगी। जब प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है साइटोप्लाज्म में, तभी राइबोसोम की जो दोनों यूनिट है वो आपस में आकर के अटैच होती है, और अटैच होने में हेल्प करता है मैग्नीशियम आयंस। अदरवाइज दोनों की दोनों यूनिट जो है वो सेपरेटली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगी। तो ये हमने इस चैप्टर के बारे में सारे बेसिक फैक्ट को कंप्लीट कर लिया है, जो आपके हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है।